गौरी बेटी वर्सेस गरीब काली माँ। यह बात कुछ समय पहले की है। जानकी के काले रंग की वजह से उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था और आखिर में एक शराबी इंसान उससे शादी करने के लिए राजी हो गया और उसका नाम संजय था। संजय कुछ काम वाम नहीं करता था। वह तो इस शर्त पर शादी कर रहा था कि जानकी उसे रोज शराब पीने के लिए पैसे दिया करेगी। तभी शादी के बाद संजय ने जानकी से कहा, देखो जानकी, मुझे रोज पैसे चाहिए, इसलिए तुम कुछ काम करोगी और मुझे पैसे ला कर दोगी, मैं तभी तुम्हारे साथ रहूँगा। संजय के पास एक रिक्शा था और अगले दिन जानकी रिक्शा चलाने लग जाती है और यह देखकर गांव वाले जानकी को ताना मारने लगे, अरे ये देखो, ये कल की आई बहू रिक्शा चला रही है, इतनी भी कैसी मजबूरी आ गई है। लेकिन जानकी ने इन सब बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा और उसने पहले ही दिन 100 रुपए कमा लिए। आज तो 100 रुपए हो गए, अब घर जाकर छोले चावल बनाऊंगी। लेकिन घर लौटते ही संजय ने जानकी के इरादों पर पानी फेर दिया। वह जानकी के घर वापस आने का इंतजार ही कर रहा था। अरे तूने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? मेरा दोस्त कब से ठेके पर मेरा इंतजार कर रहा है, ला पैसे दे। इतना बोलकर संजय ने जानकी के सारे पैसे ले लिए। तभी जानकी रोने लग जाती है। अरे कुछ पैसे तो दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी तू, चल हट मेरे सामने से, मुझे जाने दे। संजय पैसे लेकर शराब पीने के लिए चला गया। जानकी बेचारी रोती रही और उधर संजय के दोस्त उसे शराब पीते पीते चिढ़ाने लगे। अरे क्या बात है संजय, इतनी काली लड़की से शादी की है, क्या तुझे और कोई लड़की नहीं मिली क्या? अरे क्या करूं यार, बस पैसों के लिए शादी किया है। अरे ये सब तो बस कहने की बात है, अगर शादी के बाद पैसे नहीं दिया तो क्या कर लेगा? धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा, और क्या। ऐसे ही चलता रहा। जानकी हर रोज मेहनत करके पैसा कमा कर लाती और संजय रोज उसके सारे पैसे छीन लेता था। लेकिन अब जानकी भी चालाक हो गई थी। वह थोड़े थोड़े पैसे छुपाने लगी। यह सब पैसे मैं अपने बच्चे के लिए जुटा रही हूँ। पति ऐसा है तो क्या हुआ, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा होगा ना। जानकी ने जिंदगी भर सिर्फ दुख ही सहा, इसलिए उसके मन में अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सपने थे, क्योंकि उसे लगता था कि उसका बच्चा होने पर उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तभी कुछ दिन बाद जानकी अपने सपनों की ओर बढ़ गई, क्योंकि वह गर्भवती हो गई और 9 महीने बीत जाने के बाद उसकी एक बेटी हुई। संजय गोरा था, इसलिए उसकी बेटी भी गोरी पैदा हुई। यह देखकर संजय बहुत खुश हुआ। अरे वाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल मेरी तरह है, एकदम गोरी चिट्टी। शुक्र है अपनी माँ की तरह काली पैदा नहीं हुई। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। संजय ने अपनी बेटी का नाम सुहाना रखा और अब सुहाना बड़ी होने लगी थी। लेकिन जानकी ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। सुहाना जानकी के हाथ से खाना तक नहीं खाती थी। नहीं, मैं आपके हाथ से खाना नहीं खाऊंगी, आप बहुत काली हो। अच्छी, आपके हाथ से खाना खाते समय मुझे उल्टी आती है। यह सुनकर जानकी का तो दिल ही टूट जाता है और यह देखकर संजय हंसने लगता है। तूने एकदम सही कहा बेटी, तेरी माँ बहुत ही खूबसूरत है। हाँ पिताजी, मुझे दूसरी माँ चाहिए। अरे क्यों नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे दूसरी माँ ला कर दूंगा। तभी सुहाना जानकी से कहती है, सुनो, तुम ना दिन भर बाहर ही काम किया करो, तुम्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देखना भी मैं पसंद नहीं करती हूँ। यह तुम क्या कह रही हो बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, भला तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? अरे माँ गई भाड़ में। और सुनो, अगर आप आओगी भी तो मेरे सो जाने के बाद ही आना, समझी? जानकी बेचारी वैसे ही करने लगी जैसे सुहाना चाहती थी। वह सुबह सुबह रिक्शा चलाने चली जाती और रात को सभी के सो जाने के बाद घर वापस आती।
और अब उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसका वह घर भी उसे पराये से लगने लगा था। इतने में जानकी फिर से गर्भवती हो गई। हे भगवान, फिर से एक बच्चा आने वाला है और अगर यह भी मेरे काले रंग से परेशान हो गई तो मेरा क्या होगा। तभी यह सोचकर जानकी ने उल्टी सीधी क्रीम लगानी शुरू कर दी, जिससे जानकी के चेहरे पर एलर्जी हो गई और उसका चेहरा पहले से और भी ज्यादा खराब हो गया। तभी एक दिन सुहाना की एक सहेली उसके घर पे आई और उसी दिन जानकी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए वह दोपहर को ही घर वापस आ गई थी। सुहाना की सहेली ने जानकी को देख लिया था। सुहाना, तेरी माँ कितनी बदसूरत है। छी, ये कितनी काली है और ऊपर से इनका चेहरा भी कितना खराब हो रहा है। अरे, मुझे तो इन्हें देखकर उल्टी आ रही है। मैं तेरे घर में अब और नहीं रुक सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। यह बोलकर सुहाना की सहेली वहाँ से चली जाती है। तभी सुहाना को बहुत गुस्सा आता है। अरे, आपको किसने कहा था इतनी जल्दी घर आने के लिए? मैंने कहा है ना आपको कि आप रात में देर से घर आया करो। बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं घर वापस आ गई। अरे, तबीयत ठीक नहीं थी तो रोड पे सो जाती, घर आने की क्या जरूरत थी? आपको देखकर मेरी सहेली डर गई और मुझे अब आपकी और शक्ल नहीं देखनी, इसलिए अभी के अभी घर से निकल जाइए और दोबारा लौटकर कभी मत आना। उसके बाद सुहाना अपनी माँ को खींचते हुए दरवाजे तक ले जाती है और धक्का देते हुए कहती है, जाओ, निकल जाओ आप इस घर से। मुझे आपकी तरह काली बदसूरत माँ नहीं चाहिए। सुहाना अपनी माँ को घर के बाहर धकेल देती है और उसकी माँ सर के बल गिर जाती है और वह रोते हुए अपनी बेटी से घर में घुसने की भीख मांगने लगती है, लेकिन फिर भी सुहाना दरवाजा बंद कर लेती है। जानकी की आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं और वह चुपचाप रिक्शा चलाने लग जाती है। उसे कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे, इसलिए उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी सामने से एक कार आती है, लेकिन जानकी वो देख नहीं पाती है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर पैसे के लिए डॉक्टर ने उसके घर पर फोन किया, लेकिन संजय ने साफ साफ मना कर दिया। अरे नहीं डॉक्टर साहब, वो काली बदसूरत औरत मेरी बीवी नहीं है। मैं तो आज ही एक गोरी औरत से शादी करूंगा, आप उसे मरने दीजिए। जानकी के घर वालों की बात सुनकर डॉक्टर को जानकी के ऊपर दया आ जाता है और जानकी को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। देखिए माताजी, मेरी माँ भी बिल्कुल आप जैसी थी और उनकी भी ऐसे ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन मैं आपको मरने नहीं दूंगा, इसलिए मैं आपका इलाज फ्री में करूंगा। उस डॉक्टर ने जानकी का फ्री में इलाज किया और कुछ दिनों की देखभाल के बाद जानकी ठीक हो गई। तभी डॉक्टर साहब जानकी को अपनी माँ की तरह मानने लग गया और उसे अपने साथ अपने घर ले गया। उधर संजय ने एक गोरी औरत से शादी कर ली। उसका नाम सोनाक्षी था और गोरी माँ को पाकर सुहाना भी बहुत ही खुश थी। अरे वाह, मेरी नई माँ कितनी गोरी और खूबसूरत है और यह कितनी अच्छी बात है। मेरी काली बदसूरत माँ अब मर गई है और अब वो कभी भी यहाँ वापस नहीं आएगी, इसलिए अब मैं बहुत खुश हूँ। तभी सुहाना ने सोनाक्षी को गले लगा लिया, लेकिन कुछ दिन बीतते ही सोनाक्षी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और वह उन दोनों से बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगी। माँ, मुझे खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। अरे, मैं क्या तेरे बाप की नौकर हूँ जो तेरे लिए खाना बनाऊं? और अगर ज्यादा भूख लगी है तो जाकर भीख मांग कर खा। उसके बाद जब संजय शराब पीने के लिए सोनाक्षी से पैसे मांगने लगा तो सोनाक्षी ने डंडे से संजय को खूब मारा। तभी संजय के दोस्त उसका और भी मजाक उड़ाने लगे। अरे तू कैसा मर्द है, अपनी बीवी से मार खाता है। इधर सोनाक्षी ने सुहाना से घर का सारा काम करवाना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, उसने पैसे के लिए सुहाना को रिक्शा चलाने के लिए भी भेज दिया। तभी सुहाना बहुत ही मुश्किल से रिक्शा चलाकर पैसे कमाने लगी और सोनाक्षी उससे सारे पैसे भी लेने लगी।
कुछ ही दिनों बाद सोनाक्षी ने धोखे से संजय का घर भी बेच दिया और उसके दोस्त के साथ भाग गई और घर के नए मालिक ने संजय और सुहाना को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब वह दोनों बाप बेटी रोड पर आ गए, इसलिए वे लोग रोड पर भीख मांगने लगे। पिताजी, ये क्या हो गया हमारे साथ? गोरी माँ तो अच्छी होती है ना, फिर मेरी गोरी माँ ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बेटी, शायद ये हमारे कर्मों का ही फल हमें मिल रहा है, इसलिए इसे भुगतना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जानकी के साथ हमने बहुत बुरा व्यवहार किया। इधर डॉक्टर साहब ने जानकी को खूब पढ़ाया और वह पहले से ही गर्भवती थी, इसलिए उसका एक बेटा हुआ। उसने उसका नाम राम रखा। राम अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और जानकी ने पढ़ लिख कर एक अच्छी सी जॉब ढूंढ ली और उसने अपने बेटे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। तभी एक दिन राम स्कूल से घर आते समय देखता है कि एक आदमी और एक लड़की रोड पर भीख मांग रहे होते हैं। अरे, ये लोग भीख क्यों मांग रहे हैं? माँ तो कहती है ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी राम उन दोनों को अपने घर ले गया। दरअसल यह दोनों और कोई नहीं बल्कि उसके पिता और उसकी बहन थी, लेकिन राम इस बात से बिल्कुल अनजान था। तभी वह घर जाकर अपनी माँ को बुलाने लगा। माँ, जल्दी बाहर आइए ना, किसी को हमारी मदद की जरूरत है। तभी जानकी बाहर आती है और संजय और सुहाना को देखकर चौंक जाती है और वह दोनों भी जानकी को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी संजय हाथ जोड़कर जानकी के आगे माफी मांगने लग जाता है। जानकी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो। अब मुझे समझ में आ गया है कि माँ चाहे काली हो या गोरी, माँ तो माँ होती है। उसके बाद जानकी ने रोते हुए सुहाना को गले से लगा लिया और उन दोनों को माफ कर दिया। उस दिन से संजय ने शराब को हाथ नहीं लगाया और उसने भी एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ली। तभी राम के साथ सुहाना भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाने लगी। राजकुमारी बनी गुलाब का फूल। प्रतापगढ़ के राजा सूर्यभान की शादी रानी अहिल्या के संग हुई थी। सूरजभान अपनी रानी के संग खुशी खुशी महल में रहा करते थे। उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उन दोनों की कोई संतान नहीं होती है, जिस वजह से उनकी जिंदगी में थोड़ी सी उदासी छा जाती है। एक दिन जब सूर्यभान युद्ध करने के लिए दूसरे साम्राज्य में जाते हैं, तो वह युद्ध जीतकर वापस आते हैं और अपने साथ उस साम्राज्य की रानी सुजाता को भी लेकर आते हैं और उससे शादी करके उसे अपनी छोटी रानी का दर्जा देते हैं। सुजाता बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की थी, इसलिए वो अहिल्या और सूरजभान का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ये लीजिए महाराज, जूस पी लीजिए, और अहिल्या दीदी आप भी लीजिए। अरे छोटी रानी, तुम हम लोगों का कितना ख्याल रखती हो। सच में तुमसे शादी करके तो हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं। सूर्यभान की यह बात सुनकर अहिल्या सुजाता से मन ही मन जलने लगती है और कहती है, अरे सुजाता रानी, तुम्हें भी तो इस महल में आए हुए कितना समय हो गया, लेकिन तुमने भी महाराज को अभी तक कोई संतान नहीं दिया। कहीं तुम भी मेरी तरह तो नहीं? यह सुनकर सुजाता बहुत ही उदास हो जाती है और अपना सर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता रहा, लेकिन रानी सुजाता को भी कोई संतान नहीं होती है और महल में फिर से उदासी छा जाती है। ऐसे ही एक बार फिर सूर्य प्रताप युद्ध करने के लिए दूसरे साम्राज्य जाते हैं। सुनिए छोटी रानी, मैं युद्ध करने दूसरे साम्राज्य जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना और महल के लोगों का ध्यान रखना। ऐसा बोलकर राजा सूर्यभान वहाँ से चले जाते हैं और सुजाता महल में अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। वह दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आता है और वह अपने अनाथ भाई बहनों को भी अपने साथ महल में ले आती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम लोगों के आने से तो इस महल में रौनक सी आ गई है, वरना तो पहले यह महल मुझे काटने को दौड़ता था। अब तुम लोग मेरे साथ में ही रहना, हम लोग खूब बातें करेंगे और खूब मस्ती भी करेंगे।
ठीक है? हाँ दीदी, आपने हम अनाथों को इस महल में लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करेंगे और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ दीदी, भैया सही कह रहे हैं, आप बहुत ही अच्छी हो और हम आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। वहीं दूर खड़ी अहिल्या यह सारी बातें सुन रही होती है और मन ही मन सुजाता से जल रही होती है। और तभी वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है, उस सुजाता ने सबसे पहले इस महल में आकर मेरी जगह ले ली और अब अपने इन अनाथ भाई बहनों को भी महल में ले आई। कहीं ऐसा न हो महाराज इस सुजाता के भाई को इस महल का वारिस बना दे, और अगर ऐसा हुआ फिर तो मैं इस महल में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। इस पूरे महल पे उस सुजाता का राज होगा और फिर मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे महाराज के आने से पहले ही इसके भाई बहनों का काम तमाम करना होगा। ऐसा बोलकर अहिल्या मन ही मन खुश होने लगती है और अगले ही दिन वह सुजाता के भाई को मार देती है और उसे ले जाकर अपने महल के पीछे वाले बगीचे में गाड़ देती है। चलो, एक को तो मैंने अपने रास्ते से हटा ही दिया, अब बची वो दोनों बहनें। यहाँ सुजाता पूरे महल में अपने भाई को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसको अपना भाई कहीं नहीं मिलता है। वह बहुत ही उदास हो जाती है और अपनी बहनों के पास चली जाती है। पता नहीं भाई कहाँ चला गया है, ऐसा तो वो कभी नहीं करता था। क्या वो मुझे छोड़कर चला गया? दीदी आप चिंता मत करो, हम दोनों आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, हमेशा आपके पास रहेंगे। देखना भैया अभी कुछ देर में आ जाएंगे। ऐसे ही समय के गुजरने के साथ साथ ऐसे ही काफी समय बीत गया, लेकिन उसका भाई लौटकर नहीं आया। समय गुजरने के साथ ही सुजाता धीरे धीरे अपने भाई को भूलने लगी थी। अब वो अपना सारा प्यार अपनी दोनों बहनों पर लुटाया करती थी। वह उनके संग खेलती, उनसे बातें करती और ऐसे ही एक दिन सुजाता अपनी बहनों से कहती है, मेरी प्यारी बहनों, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं तुम लोगों को ही इस महल की अगली महारानी बनाऊंगी। अहिल्या वहाँ बैठे बैठे ये सारी बातें सुन रही थी और सुजाता की खुशी देखकर मन ही मन वो उससे जल भुन रही थी। तभी वो अपने कमरे में जाती है और गुस्से से कहती है, इस सुजाता की बच्ची पर तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। जब देखो जब अपनी बहनों के साथ बैठकर हंसती रहती है और अब उन्हें अगली महारानी भी बनाएगी। अगर ऐसा हुआ तो वह सुजाता अपनी उन बहनों के साथ इस पूरे महल पर राज करेगी और मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए मुझे अब इन बहनों को भी रास्ते से हटाना ही होगा। ऐसे ही एक दिन जब सुजाता की बहनें महल के बगीचे में खेल रही होती है, तभी वहाँ अहिल्या आ जाती है और चुपके से एक जहरीले सांप को उनके पैरों के पास छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो सांप उन्हें काट लेता है और वो दोनों बहनें वहीं पर मर जाती है। तभी अहिल्या उन्हें उठाकर उसी बगीचे में गाड़ देती है जहाँ उसने उसके भाई को गाड़ा था। काफी देर से अपनी बहन को ना देखने के बाद सुजाता अपनी बहनों को ढूंढने लगती है। मेरी बहनों, कहाँ हो तुम लोग? आज तुम्हें नहीं खेलना क्या मेरे साथ? कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। सुजाता अपनी बहनों को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी बहनें कोई जवाब नहीं देती है। यह देखकर सुजाता पूरे महल में उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन दोनों बहनें उसे कहीं नहीं मिलती है। यह देखकर सुजाता फिर से उदास हो जाती है और चुपचाप जाकर बैठ जाती है और सोचती है, क्या मेरे भाई की तरह ही मेरी दोनों बहनें भी मुझे बिना बताए ही मुझे अकेला छोड़कर चली गई? जैसे भाई गया था, आखिर क्यों चली गई तुम दोनों मुझे छोड़कर? यह देख सुजाता बहुत ही दुखी हो जाती है और वो महल में बहुत ही अकेली सी रह जाती है। सुजाता को अकेले परेशान देखकर अहिल्या बहुत ही खुश होती है। वह सोचती है, उसे यह देखकर बहुत ही खुशी मिलती है कि अब सुजाता दुखी है और उसका यहाँ साथ देने वाला अब कोई नहीं है। अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुमने मेरी जगह ली थी ना, अब देखना मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाऊंगी। ऐसे ही समय के साथ सुजाता हमेशा उदास रहने लगी और राजा प्रताप सिंह
अपने साम्राज्य के कार्य में व्यस्त रहने लगे, जिसकी वजह से वह सुजाता को समय नहीं दे पाते थे और ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी कुछ दिनों बाद अहिल्या ने सुजाता के भाई बहनों को जहाँ पर गाड़ा था वहीं पर वह तीनों 3 पेड़ों के रूप में जन्म लेते हैं। उनमें से 2 सेब के और 1 गुलाब के पौधे के रूप में उस जगह उग जाते हैं और वह अपनी बहनों को रोज इस तरह उदास बैठा देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। हमारी बहन कितनी उदास है, काश हम उनको जाकर बता पाते कि हम उनके आसपास ही हैं। हम लोग उन्हें छोड़कर नहीं गए हैं। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। मुझसे भी दीदी की यह उदासी देखी नहीं जाती। ऐसे ही एक दिन प्रताप सिंह फिर से युद्ध करने के लिए दूसरे राज्य में गए, तो इस बात का फायदा उठाते हुए अहिल्या ने सुजाता को महल से निकाल दिया। अरे ओ सुजाता रानी, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो महल से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। बेचारी सुजाता महल से बाहर चली जाती है। तभी कुछ दिनों बाद प्रताप सिंह युद्ध करके वापस आ जाते हैं और अपनी छोटी रानी को महल में ना पाकर अहिल्या से पूछते हैं, अरे रानी अहिल्या, हमारी छोटी रानी कहीं महल में नजर नहीं आ रही। वो कहाँ गई? क्या वो किसी काम से बाहर गई है? महाराज, रानी सुजाता अपने भाई बहनों के चले जाने के बाद बहुत ही दुखी और परेशान रहा करती थी, जिस वजह से वो एक दिन महल छोड़कर चली गई। मैंने तो उन्हें बहुत समझाया पर उन्होंने मेरी एक न सुनी और यहाँ से चली गई। प्रताप सिंह अहिल्या की यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और कुछ दिनों में वह भी इस बात को भूलकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन सुजाता के वो पैर बने भाई बहन को जब इन सारी बातों का पता चलता है तो मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, जिस वजह से उनके पैर के ऊपर ना तो कोई फल उगता है और ना ही कोई फूल आता है। ऐसे ही कुछ समय बाद अचानक से गुलाब के पौधे पर एक बहुत सा सुंदर गुलाब का फूल खिलता है। तभी वहाँ पर महल का माली आ जाता है और उस फूल को देखकर सोचता है, अरे यह फूल तो बहुत ही सुंदर है। ऐसा करता हूँ, मैं इसे तोड़कर राजा और रानी को दे देता हूँ, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम देंगे। जैसे ही माली फूल तोड़ने जाता है तभी अचानक उस फूल का पौधा अपने आप बड़ा होने लगता है। यह देखकर माली बहुत ही हैरान हो जाता है और वह सोचता है, अरे यह फूल का पौधा अपने आप बड़ा क्यों होता जा रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। माली जब दोबारा फूल तोड़ने जाता है तो फूल का पौधा दोबारा से और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तभी माली वहाँ पर एक टेबल मंगवाता है और उस पर चढ़कर फूल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह फूल का पौधा उससे भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। यह देखकर माली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वह महल में जाकर सभी लोगों को यह बात बताता है। अरे भाइयों, तुम्हें पता है महल के अंदर एक ऐसा अद्भुत पौधा है जो अपने आप ही बड़ा हो जा रहा है और उस पौधे पर एक फूल है जो कि बहुत ज्यादा ही सुंदर है, लेकिन उसे तोड़ पाना नामुमकिन है। मालिक की बात सुनकर महल के सभी लोगों ने फिर अपने अलग अलग तरीकों से वह फूल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह लोग जैसे ही उस फूल को तोड़ने जाते वह फूल का पौधा फिर से अपने आप बड़ा हो जाता। ऐसे ही यह बात पूरे राज्य में फैल गई और जैसे ही राजा प्रताप सिंह और उनकी बड़ी रानी को यह बात पता चली तो वह भी उस अद्भुत पौधे को देखने के लिए वहाँ बगीचे में आ जाते हैं। तब राजा कहता है, क्या इस राज्य के सभी लोगों ने इस फूल को तोड़ने की कोशिश कर ली और इस फूल को सच में कोई नहीं तोड़ पाया? हाँ महाराज, इस राज्य के सभी लोगों ने इस फूल को तोड़ने की कोशिश कर ली, लेकिन इस फूल को कोई भी नहीं तोड़ पाया। लेकिन हाँ महाराज, जंगल में रहने वाली एक औरत है जिसने अभी तक इस फूल को तोड़ने की कोशिश नहीं की है। यह बात सुनकर राजा प्रताप सिंह कहते हैं, ठीक है, उस जंगल में रहने वाली औरत को भी यहाँ बुलाओ और उससे भी फूल तोड़वाने की कोशिश करके देख लेते हैं। तभी उस जंगल में रहने वाली औरत को महल में बुलाया गया और वह औरत जैसे ही उस पौधे के पास गई तो वह गुलाब का फूल उसकी तरफ झुक जाता है, जैसे कि उस फूल ने उसे पहचान लिया हो। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता
कि वह दोनों पेड़ और यह गुलाब का फूल का पौधा रानी सुजाता के ही भाई बहन हैं। तभी उस गुलाब के फूल ने सेब के पेड़ से कहा, अरे भैया, ये तो हमारी सुजाता दीदी है, अब मैं क्या करूं? तभी सेब के पेड़ ने गुलाब के पौधे से कहा, अरे मेरी बहन, अब तुम कुछ मत करो, बस अब तुम टूटकर दीदी के चरणों में गिर जाओ। तभी वह गुलाब का फूल अपने आप टूटकर उस औरत के चरणों में गिर जाती है और यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी राजा प्रताप सिंह अपने महल के लोगों से तहकीकात करवाते हैं, जिससे कि उनके सामने रानी अहिल्या का सारा सच सामने आ जाता है और वह तभी रानी सुजाता को आदर और सम्मान के साथ महल में वापस बुला लेते हैं और रानी अहिल्या को उम्र भर के लिए जेल में डलवा देते हैं और रानी सुजाता महल में खुशी खुशी रहने लगती है। यह देखकर खुशी से सेब और गुलाब का पेड़ फलों और फूलों से भर जाता है। रानी सुजाता उस पेड़ से सेब तोड़कर उसका स्वाद लेती है और अपने भाई को याद करती है और वही गुलाब का फूल रोज टूटकर अपनी बहन के चरणों में गिर जाती है और उन्हें छूकर खुश हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।